वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के निचोड़ को। तो यहाँ पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी को देखने के बाद से उससे जो भी प्रश्न निकले हैं उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए या फिर अन्य विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन चैप्टर्स को हम लोग इसको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ करके और उसके बाद से इस क्वेश्चंस को क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा था, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इसके बाद से इसका जो भी मटेरियल है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के कमेंट ज़्यादा मात्रा में आएंगे तो इसका क्लास भी लिया जाएगा, इस चैप्टर का क्लास भी लिया जाएगा। अगर आप लोगों की इच्छा होगी, अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो इस चैप्टर का क्लास भी लिया जाएगा। वैसे ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपने प्रश्नों को कि प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न हमारा है यहाँ पर कि सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, फारस की सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता है। तो इसमें भारतीय सभ्यता कौन सी है इसे हम लोगों को बताना है। तो सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसका हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा। तो इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि इसके अधिकांशतः क्षेत्र जो है वो सैंधव क्षेत्र में पाए गए हैं, तो इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है इस चीज़ को भी हम लोग, जैसे इसका नाम क्यों पड़ा, तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग जान लिए। आगे है डैश सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में एक थे। इनमें ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें कौन थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में एक थे। तो वो कौन थे? जॉन मार्शल थे, जेम्स प्रिंसेप थे, दयाराम साहनी थे या आर.डी. बनर्जी थे। इनमें से कौन एक थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में एक थे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो इस चीज़ को पाएंगे कि 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पे खुदाई की थी। कहाँ पर? सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई की थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। फिर से वही है कि सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई। तो अभी हम लोग देखें कि सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई। तो क्या हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, पंजाब की खोज सबसे पहले हुई, मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले हुई या सिंध की खोज सबसे पहले हुई। तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी कि किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो इसलिए सबसे पहले किस जगह पर, किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा की खोज की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो था या सिंध था। सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? तो जब खुदाई हुई थी तो उस समय ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या था? भारत ही था। और भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? तो हम लोग अभी देखें कि सबसे पहले किस शहर की खुदाई हुई थी।
तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसके द्वारा हुई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। इस चीज़ को बार बार बताया जा रहा है, तो उम्मीद है कि बार बार सुन करके ये चीज़ आप लोगों को याद हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1921 में, 1926 में या 1932 में? जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है, एक सीक्वेंस में है, तो जितने भी क्वेश्चन निकल पाए हैं उन सभी प्रश्नों को लाइन से यहाँ पर दिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लारकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? क्या क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में लारकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? सिंधु नदी के तट पर। तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था या धनुषकोडी था, कांची था या हड़प्पा था? कौन सा था? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक उसके एक वर्ष के बाद 1922 में, ठीक उसके एक वर्ष के बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? तो राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई। तो वर्ष 1922 के सिंधु के तट पर लारकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई? तो ये मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई और इसके खुदाईकर्ता जो थे वो कौन थे? तो राखालदास बनर्जी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर जो हैं वो किस नदी के किनारे बसे थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो रावी नदी के किनारे था, झेलम नदी के किनारे था, चिनाब नदी के किनारे था या सिंधु नदी तंत्र के किनारे था। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, कि दोनों किस नदी के किनारे बसे हैं। तो ये दोनों किसी एक नदी के किनारे नहीं बसे हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। वहीं अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। तो ये दोनों एक ही नदी नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सिंधु नदी तंत्र होगा। क्या होगा? सिंधु नदी तंत्र होगा, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र में रावी नदी भी सम्मिलित हो जाती है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो सिंधु नदी तंत्र होगा। तो सवाल एक बार और, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ये सिंधु नदी तंत्र के किनारे बसे हैं। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो लूनी नदी, भोगवा नदी, सिंधु नदी या रावी नदी? तो अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। इस चीज़ को अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अगर हम लोग बात करें तो सिंधु नदी के किनारे क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। भोगवा नदी के किनारे लोथल हो जाएगा। लूनी नदी के किनारे क्या हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हड़प्पा नदी के किनारे, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल रोपड़ जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सतलज नदी के किनारे तट पर है, घाघर नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है या भोगवा नदी के तट पर है? तो हड़प्पा स्थल रोपड़, हड़प्पा स्थल की खुदाई में एक स्थल है जिसका नाम रोपड़ है। तो सबसे पहले रोपड़ को हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर है। तो रोपड़ जो है ये पंजाब राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो पंजाब राज्य में पड़ता है और पंजाब के रूपनगर जिले में है। किस जिले में है? तो रूपनगर जिले में ये पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? तो रूपनगर जिले में पड़ता है ये। तो इसको हम लोग देखेंगे कि रोपड़ जो है ये पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है और ये किस नदी के किनारे है?
तो ये सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है। और इसमें एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास बसा हुआ है। ये कहाँ पर बसा हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास बसा हुआ है पंजाब के रूपनगर में, लेकिन ये बसा हुआ है हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास। और ये किस नदी तट पर है? तो सतलज नदी तट पर है। तो हमारा जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन ए। रोपड़ के विषय में और हम लोग देखेंगे कि रोपड़ जो है इसकी खोज कब हुई? तो रोपड़ की खोज 1953 ईस्वी में हुई। कब हुई रोपड़ की खोज? 1953 ईस्वी में हुई। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो वाई.डी. शर्मा थे। कौन थे? वाई.डी. शर्मा जो थे वो रोपड़ के खोजकर्ता थे। तो रोपड़ कहाँ पर है? तो ये पंजाब में है, रूपनगर जिला में। और इसकी खोज 1953 ईस्वी में वाई.डी. शर्मा ने की। रोपड़ जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हड़प्पा के पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि हड़प्पा की पूर्व संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं और हड़प्पा कालीन संस्कृति के भी अवशेष जो है ये रोपड़ में मिले हैं। रोपड़ की खोज 1953 ईस्वी में वाई.डी. शर्मा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? वाई.डी. शर्मा के द्वारा की गई। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और इनमें से कोई 3 है जो कि सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो उसे बताना है। तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि जो रोपड़ है, क्या है? रोपड़ जो है ये सिंधु नदी घाटी पर स्थित नहीं है, बल्कि ये किस नदी घाटी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी घाटी पर ये स्थित है। ठीक है, तो रोपड़ जो है ये सतलज नदी घाटी पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो के साथ साथ मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी घाटी पर स्थित है, सिंधु नदी तट पर स्थित है। इसके साथ साथ चनहूदड़ो, कौन? चनहूदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसके आगे देखेंगे तो अगर कोट दीजी की भी हम लोग बात करें तो कोट दीजी भी जो है ये भी सिंधु नदी तट पर ही स्थित है। तो चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी ये क्या है? सिंधु नदी घाटी पर यानी सिंधु नदी तट पर स्थित है। वहीं अगर रोपड़ की हम लोग बात करें तो रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें तो रोपड़ की खोज 1953 में, कब? 1953 में किसने की? तो वाई.डी. शर्मा के द्वारा किया गया था रोपड़ की खोज। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो रोपड़ का जो नया नाम है वो क्या है? रूपनगर है। यानी वर्तमान में ये कहाँ पर? तो पंजाब के रूपनगर जिले में पाया जाता है। रोपड़ का नया नाम जो है वो रूपनगर है। और अगर हम लोग देखें कि रोपड़ से क्या क्या प्राप्त हुआ है तो रोपड़ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आप लोग इसे नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं होगा। जो भी नया चीज़ आप लोगों को मिले इसको आप लोग क्या कीजिएगा? नोट करते हुए चलिएगा। एक कॉपी पेन ले लीजिए और जो कुछ भी आप लोगों को लगे कि इसमें नया है, ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ या फिर नहीं जानती हूँ, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि पेन कॉपी ले करके और उसको नोट कीजिएगा और फिर उसके बाद से उसको पढ़िएगा ताकि वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रोपड़ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो रोपड़ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण चर्ट मिले हैं, फलक एवं तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। तो महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। क्या होगा कि रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो अवशेष मिला है उससे ये चीज़ प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो मकान बनाए गए थे, यानी रोपड़ में जो मकान बनाए गए थे वो पत्थर और मिट्टी से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? पत्थर और मिट्टी से बनाए गए थे। और रोपड़ में जो समाधान होता था, यानी मृत्यु के बाद से जो समाधान किया जाता था, तो रोपड़ में समाधान जो था वो अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। किस प्रकार के गड्ढों में दफनाया जाता था? तो अंडाकार गड्ढों में उसे दफनाया जाता था। तो इस चीज़ को हम लोग देखें तो हम लोग इसमें क्या देखें कि रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है, चनहूदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, कोट दीजी जो है ये सिंधु नदी के तट पर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रोपड़ की खोज किसने की? तो वाई.डी. शर्मा ने की।
रोपड़ की खोज कब हुई? तो 1953 में हुई। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोपड़ से प्राप्त हुई है। अंडाकार गड्ढों में दफनाने की प्रथा कहाँ पर थी? तो ये भी रोपड़ में ही थी। तो इस प्रकार से ये इतने सारे प्रश्न निकल कर के यहाँ पर आते हैं। तो आप लोगों को जो भी नया लगे उससे नोट करते हुए चलिए। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा स्थल मांडा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित था, इसको हम लोग देखेंगे। तो मांडा की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मांडा जो है तो ये सबसे उत्तरी छोर है। मांडा क्या है? सबसे उत्तरी छोर है इस सभ्यता का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर जो है वो कौन सा है? मांडा है। तो देखेंगे कि मांडा जो है ये क्या चेनाब नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है या सिंधु नदी के किनारे है? मांडा जो है वो किस नदी के तट पर है? तो मांडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चेनाब नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो ये चेनाब नदी के तट पर है। ठीक है, चेनाब नदी के तट पर जो है ये मांडा है। अब हम लोग देखेंगे कि मांडा जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मांडा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मांडा जो है वो जम्मू यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के ज़िले में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के ज़िले में स्थित है मांडा। मांडा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है। सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? मांडा है। और ये कहाँ पर है? तो जम्मू के ज़िले में स्थित है। जम्मू यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू है उसके ज़िले में स्थित है। मांडा की अगर बात करें तो इसका उत्खनन कार्य जो है ये 1982 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1982 में इसका उत्खनन कार्य जो है ये प्रारंभ हुआ। और किसके नेतृत्व में? तो जेपी जोशी और मधुबाला के द्वारा ये किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जेपी जोशी और मधुबाला के द्वारा मांडा का उत्खनन कार्य 1982 ईस्वी में किया गया। यहाँ हम लोग देखेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सबसे प्रमुख विशेषता की अगर हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तो ये क्या मेसोपोटामियाई सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी या मिस्र सभ्यता थी? किस प्रकार की सभ्यता थी ये? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका जब हम अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? तो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखें तो ये एक नगरीय सभ्यता भी थी। शहरीय सभ्यता भी इसे कहा जा सकता है और इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। यहाँ पर नगरों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ की सड़कें चौड़ी थी जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सड़क को समकोण पर काटा करती थी, यानी कि एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर जो था वो अनेक खंडों में बटा हुआ था जिसे मोहल्ला भी कहा जा सकता है। यहाँ पर एक चौड़ी सड़क मिली है जो कि लगभग 10 से 11 किलोमीटर तक चौड़ी वो सड़क है जो कि संभवतः राजमार्ग रही होगी। इसे पुरातत्वविदों द्वारा राजपथ का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? राजपथ का। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे चौड़ी सड़क है उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम राजपथ रखा गया है पुरातत्वविदों के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सी विशेषता नहीं पाई गई थी? तो यहाँ पर जो विशेषता है उसको छोड़ देना है, जो नहीं पाई गई थी वही आंसर होगा। तो नगर नियोजन, जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई नहरें, किला बंदगढ़। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नगर नियोजन तो यहाँ की बहुत ही उत्तम थी, तो नगर नियोजन पाई गई है। जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पक्की ईंटों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, तो ये भी कथन जो है ये सही है। किलाबंदगढ़, यानी कि यहाँ पर जो नगर होते थे उसे किलाबंद किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को क्या किया गया था? किलाबंद करके गढ़ बनाया गया था। तो ये भी कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है जो कि नई देखने को मिल रही है, वो क्या है? सिंचाई नहरें। सिंचाई नहरों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। सिंचाई नहरों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। नहरों की बात की जाए तो यहाँ पर
अफगानिस्तान में स्थित सोर्तुगई है। अफगानिस्तान में स्थित सोर्तुगई है, जहाँ पर नहरों के साक्ष्य कहा जा सकता है कि मिला है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी नहरों के प्रमाण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर किससे बनाते थे? कीचड़ से, पक्के ईंटों से, पत्थर से या बांस से? किससे बनाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो आमतौर पर अपना घर किससे बनाते थे? तो ये लोग अपना घर जो है वो पक्के ईंटों से बनाते थे। किससे बनाते थे? तो पक्के ईंटों से ये लोग अपना घर बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांशतः घर यानी कि अधिकतर घर जो थे वो किससे बने हुए थे? तो पक्के ईंटों से बने हुए थे। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोग अपने घरों को पक्के ईंटों से बनाते थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में डैश एक पालतू जानवर नहीं था। कौन सा इसमें से एक पालतू जानवर नहीं था? तो बिल्ली, कुत्ता, गाय, घोड़ा। कौन सा इसमें एक पालतू जानवर नहीं था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टेराकोटा में यानी कि जो भी बना हुआ था यानी टेराकोटा की जो भी मूर्तियाँ थी तो उसमें गाय जो है ये पालतू जानवर नहीं था। गाय जो है ये पालतू जानवर नहीं था। गाय का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। अब इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से क्या हुआ है? घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि बिल्ली और कुत्ते की, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान ईंटों पर मिले हैं और वो कहाँ से मिले हैं? तो चनहूदड़ों से मिले हैं। कहाँ से? तो चनहूदड़ों से। तो इस प्रकार से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि घोड़ा, बिल्ली और कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं लेकिन गाय का साक्ष्य भी नहीं मिला है और टेराकोटा में भी गाय को पालतू जानवर के रूप में नहीं दिखाया गया है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो ये धातु क्या रजत थी, हीरा थी, तांबा थी या लोहा थी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु जो थी वो कौन सी थी? तो वो तांबा थी। कौन सी थी? तांबा थी। प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा थी, जो कि मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था और मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु जो थी वो कौन सी थी? तांबा थी। तांबा का इस्तेमाल मनुष्य लगभग 10,000 साल पहले तांबा का प्रयोग मनुष्य ने किया था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो तांबा है वो संभवतः प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली देसी धातु के रूप में जाना जा सकता है इसे, इसलिए इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया होगा, जो कि कभी कभी क्या होता है ज़मीन में बड़े समूहों के रूप में भी पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या कांसा जो था ये धातु नहीं मिली थी, लोहा नहीं मिली थी, ताम्र नहीं मिली थी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इस प्रकार से यहाँ पर कांसे का तो प्रयोग होता था, तो कांसा यहाँ पर मिला था। अभी अभी हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि सबसे पहले मनुष्य के द्वारा उपयोग किया गया धातु कौन सा था? तो वो कौन सा था? तांबा था। क्या था? तांबा था। तो यहाँ पर तांबा भी हो गया, तो ये दोनों हो गया। अब इसके बाद वहाँ पर एक चीज़ मैंने और बताया था कि लोहे से हड़प्पा सभ्यता के लोगों अपरिचित थे। लोहे से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपरिचित थे, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? लोहा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो लोहा नहीं मिली थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो विष्णु की पूजा करते थे, पशुपति या देवी माँ की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा करते थे
या ब्रह्मा की पूजा करते थे? इनमें से किसकी पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की या फिर देवी माँ, जिन्हें मातृ देवी भी कहा गया है, तो पशुपति या फिर देवी माँ की पूजा किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो वो लोग पीपल आदि वृक्षों की पूजा किया करते थे, यानी वृक्ष की भी पूजा करते थे जिनमें पीपल भी था। ये लोग अग्नि की भी पूजा किया करते थे। हवन कुंड के साक्ष्य से ये चीज़ प्रमाणित हुआ है कि ये लोग अग्नि की भी पूजा किया करते थे। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो ये लोग पशुपति महादेव को पशुओं के स्वामी के रूप में जानते थे। पशुपति महादेव को पशुओं के स्वामी के रूप में जानते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग गेंडा और बैल जैसे पशुओं की भी उपासना करते थे, जैसे एक सींग वाला गेंडा और कुबड़ वाले बैल की भी उपासना ये लोग किया करते थे। तो अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। जैसे कि हवन कुंड से ये पता चलता है कि ये लोग अग्नि की भी पूजा किया करते थे, तो हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हवन कुंड या फिर इसे अग्नि कुंड भी कह सकते हैं, हवन कुंड या फिर अग्नि कुंड भी कहा जा सकता है। तो ये राजस्थान के कालीबंगा और गुजरात के लोथल में पाए गए हैं। हवन कुंड कहाँ से मिला है? तो राजस्थान के कालीबंगा से और गुजरात के लोथल से इसे प्राप्त किया गया है। तो जिससे ये पता चलता है कि ये लोग अग्नि की भी पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि डैश है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसी है? तो ये ब्राह्मी लिपि थी, पाली लिपि थी, द्रविड़ीय लिपि थी, या ये अभी भी अनिर्दिष्ट यानी अपठ्य है? कैसी लिपि थी? तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो लिपि है ये कैसी है। तो ये चित्रात्मक लिपि है। कैसी है? चित्रात्मक लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये अभी भी अनिर्दिष्ट या फिर अपठ्य है। तो यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी और ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है? सिंधु घाटी की खुदाई में वो कौन सा अवशेष मिला है जो कि वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो मिट्टी के बर्तन थे, मुहर थे, नाव थे या फिर घर थे। तो सिंधु घाटी की खुदाई में मुहर प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? मुहर प्राप्त हुआ है, जो कि वाणिज्य और आर्थिक विकास को दर्शाता है। मुहर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लोथल से बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो लोथल से ये बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है और लोथल से हड़प्पा की मुहरों के साथ साथ मेसोपोटामिया के, मध्य एशिया के और अरब प्रायद्वीप के तटों के भी क्या है मुहर प्राप्त हुए हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य सभ्यताओं के साथ में भी व्यापार रहा होगा। लोथल की अगर हम लोग बात करें तो लोथल एकमात्र बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ से अधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुए हैं? तो अधिक मात्रा में मोहर प्राप्त हुए हैं। नतर्की की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई है? नतर्की की मूर्ति जो है ये किस सभ्यता में पाई गई है, इसे बताना है। तो ये ग्रामीण सभ्यता में पाई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है, फारसी सभ्यता में या फिर मिस्र की सभ्यता में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नतर्की की जो ये मूर्ति है, नतर्की की जो ये मूर्ति है ये सबसे पहले किसकी बनी हुई है? तो कांस्य की बनी हुई है। नतर्की की जो ये मूर्ति है ये किसकी बनी हुई है? तो ये कांस्य की बनी हुई मूर्ति है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नतर्की की मूर्ति कांस्य की बनी हुई है, तो ये किस सभ्यता में पाई गई है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। किस में पाई गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नतर्की की जो ये कांस्य मूर्ति है ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पाया गया है? तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, नतर्की की मूर्ति जो है ये किस सभ्यता में पाई गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। ये मूर्ति किससे निर्मित है? तो कांस्य से निर्मित है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है
कि ये जो मूर्ति है ये 2500 ईसा पूर्व के आसपास में बनाया गया होगा। ये नतर्की की जो मूर्ति है ये 2500 ईसा पूर्व के आसपास में बनाया गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो कथन इसमें असत्य है उसके बारे में बताना है। तो ये है, यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बे में रहते थे। तो इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं कि यह एक शहरी सभ्यता थी और लोग सुनियोजित कस्बे में रहा करते थे। सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो इसका जो ए है ये सही है। जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। आगे देखेंगे कि पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला, यानी कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला, तो ये भी कथन सही है। घर पक्के ईंटों से बने थे, तो घर जो है ये पक्के ईंटों से बने थे, तो ये भी कथन सही है कि घर जो है ये पक्के ईंटों से बने थे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा कि जानवरों का जो मांस है ये मुख्य भोजन था। जानवरों का मांस मुख्य भोजन यहाँ का नहीं था। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा यहाँ का सही जवाब। डैश में मोहरों की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि डैश में मोहरों की खोज से ये प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भाप और मापन पद्धति को जानते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्या था? लोथल था, चनहुदड़ो था, हड़प्पा था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके पहले हम लोग देखे हैं कि मोहर जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहर जो है ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल में मोहरों की खोज से ये प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। अब मोहरों के बारे में एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि मोहर किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थे इस पे क्या उत्कीर्ण होता था? तो जानवरों के चित्र तथा एक लिपि, एक ऐसी लिपि चिन्ह उत्कीर्ण होती थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जानवरों का चित्र और एक ऐसी लिपि चिन्ह जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये क्या होता था कि हड़प्पा की मोहरों पर होता था। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस पर एक सींगा, ठीक है, यानी एक सींग वाला पशु जो था ये भी मोहर पर दिखाई देता है। एक सींग वाला पशु के भी मोहर यहाँ पर देखने को मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर अगर कोई पूछे कि किस वृक्ष की आकृति मिलती है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर किस वृक्ष की आकृति मिलती है, तो पीपल वृक्ष की आकृति भी देखने को मिली है। कुछ मोहरों पर क्या है? पीपल वृक्ष की आकृति भी देखने को मिली है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है, जिससे ये चीज़ पता चलता है कि उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में इससे क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। तो स्वास्तिक का चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। तो हड़प्पा सभ्यता यानी स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो हमें किससे प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा वासियों से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यानी हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय मोहर जो थी, तो सबसे लोकप्रिय मोहर कौन सी थी? तो पशुपति सील जो थी वो सबसे लोकप्रिय मोहर थी। पशुपति सील जो थी वो सबसे लोकप्रिय मोहर कहा जा सकता है इसे कि ये सबसे लोकप्रिय मोहर थी, क्योंकि ये जो सील थी यानी इस सील में सबसे प्रसिद्ध हड़प्पा सील भी इसे कहा गया है। तो पशुपति नामक एक क्रॉसलैंड देवता का चित्र अंकित है इस पर, यानी पशुपति नाम के एक देवता का चिन्ह इस पर अंकित है, जो हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस और मृग जैसे जानवरों से घिरे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये 5 जानवरों से घिरे हुए हैं। वो 5 जानवर कौन से हैं? तो हाथी है, बाघ है, गेंडा, भैंस और मृग, ये 5 जानवरों से घिरे हुए हैं। तो पशुपति सील जो था वो हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्रमुख और सबसे लोकप्रिय मोहर माना गया है। सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो लोथल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर है या हड़प्पा है।
तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि लोथल जो है ये कहाँ पर है। तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आलमगीरपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन हड़प्पा की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि लोथल गुजरात यानी कि भारत में है, कालीबंगा राजस्थान यानी कि भारत में है, आलमगीरपुर यूपी उत्तर प्रदेश यानी कि ये भी भारत में है। लेकिन हड़प्पा जो है ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में है ये। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये कहाँ पर पाया गया है? लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में या मोहनजोदड़ो में? तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि महान स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और ये मोहनजोदड़ो का दूसरा सबसे बड़ा इमारत था। क्या था? मोहनजोदड़ो का दूसरा सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो ये महान स्नानागार था। महान स्नानागार के अगर लंबाई चौड़ाई की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर लंबा था। ये कितना था? तो 11.88 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था। 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा था। और इसका सबसे अधिक गहरा स्थान जहाँ पर था वो क्या था? तो वो 2.43 मीटर गहरा रहता था। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार मिला है उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग देखें। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार प्राप्त हुआ है ऐसा माना जाता है कि वो सामूहिक स्नानागार था। और इसके चारों ओर क्या था? इसके चारों ओर ये आंगन के जैसे था और उसमें कमरे हुआ करते थे यानी कि कक्ष हुआ करते थे जहाँ पर शायद लोग अपने कपड़े बदलते होंगे। वहाँ पर पास में एक कुआं भी पाया गया है जिससे पानी निकाल करके और स्नानागार में पानी डाल करके उसे भरा जाता था। और स्नानागार के बगल में एक हौज भी था जहाँ से पानी को क्या किया जाता था? निकाला जाता था। इसके पहले हम लोग देखें कि मोहनजोदड़ो में एक कांस्य की नतर्की की मूर्ति भी प्राप्त हुई है इसी मोहनजोदड़ो में। और इस नतर्की की मूर्ति की लंबाई क्या थी? यानी कि मोहनजोदड़ो में जो कांस्य की नतर्की की मूर्ति पाई गई है उस नतर्की की मूर्ति की अगर हम लोग देखें तो लंबाई क्या थी? तो इसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर थी। कितनी है? तो 10.5 सेंटीमीटर उस नतर्की की लंबाई है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। हड़प्पावासी डैश थे। हड़प्पावासी डैश थे यानी कि इनमें से क्या थे हड़प्पावासी? तो ग्रामीण थे, शहरी थे, खाना बदोश थे या फिर आदिवासी थे। हड़प्पावासी क्या थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो शहरी थे। हड़प्पावासी कैसे थे? शहरी थे। यानी इनकी जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी या फिर इन्हें नगरीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि हड़प्पावासी की सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। ये लोग किलों में या फिर दुर्ग में रहा करते थे यानी कि दुर्गनुमा बना हुआ था वहाँ पर रहते थे। लेकिन इनका जो शहर होता था वो चारों तरफ से गांव से घिरा हुआ होता था। शहर जो था वो चारों तरफ से गांवों से घिरा हुआ था। और शहरों में अनाज की आपूर्ति यानी खाद्य पदार्थ की आपूर्ति जो थी वो गांव के लोग ही करते थे। लेकिन फिर भी हड़प्पावासी जो थे वो शहरीय सभ्यता के थे, ये नगरीय सभ्यता के थे। हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पावासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या उचित रूप से समतावादी थी, सेवक श्रम आधारित थी, रंग यानी कि वर्ण आधारित थी या फिर जाति आधारित थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जाति धर्म नहीं था, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। रंग या फिर वर्ण आधारित कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सेवक या फिर श्रम आधारित था, ये भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो हड़प्पा वासियों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उचित रूप से समतावादी थी। कैसी थी? उचित रूप से समतावादी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा की मुहरों का जो निर्माण किया जाता था उसमें मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सामग्री क्या थी? सिलखड़ी थी, पत्थर, टेराकोटा या फिर हाथी दांत। हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो वो सिलखड़ी था, पत्थर था, टेराकोटा था या फिर हाथी दांत था। तो मुहरों पर किस तरह, मुहरों की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो ये सामग्री जो थी वो सेल खड़ी थी। क्या थी? सेल खड़ी थी। यानी मुहर जो होता था वो सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? तो सेल खड़ी नाम के पत्थरों से मुहर जो है ये बनाया जाता था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मुहरों का उपयोग क्या था। तो मुहरों का जो उपयोग था ये व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के मुहरों की विशेषता की अगर बात करें तो ये मुहर चौकोर है, जिसके शीर्ष पर प्रतीक का एक सेट है और केंद्र में एक जानवर और नीचे एक या अधिक प्रतीक दिए हुए होते थे। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती थी की विशेषता होती थी। तो हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया है यहाँ पर। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? तो इसे हम लोग देखेंगे कि कौन सा इनमें से नहीं मिला है। तो किला नहीं मिला है, नालियाँ और कुएं नहीं मिले हैं, या फिर जलाशय नहीं मिला है, या शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला है। इनमें से कौन सा है जो कि नहीं मिला है? तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो किला तो यहाँ पर मिला है, किला बंद किया हुआ होता था। नालियाँ और कुएं भी मिले हैं, कुएं भी मिले हैं और नालियाँ बहुत सुव्यवस्थित थी। जलाशय भी यहाँ पर मिले हैं, लेकिन हड़प्पा स्थल की खुदाई में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, या फिर शिखर नुमा कुछ, यानी मंदिर के आकार का भी कुछ नहीं मिला है। तो शिखर के साथ मंदिर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता में मंदिर के प्रमाण मिले हैं, लेकिन हड़प्पा स्थल की खुदाई में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? तो हमारा सवाल है कि हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? तो क्या ये हमें लोथल में मिली है, बनावली में मिली है, दैमाबाद में मिली है, या फिर कालीबंगा में मिली है? तो हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा दैमाबाद। कहाँ पर होगा? दैमाबाद होगा। अब दैमाबाद के बारे में कुछ चीज़ हम लोग जानते हैं कि दैमाबाद कहाँ पर है। तो दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम भाग है। दैमाबाद जो है वो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम भाग है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसी दक्षिणतम भाग से क्या हुआ है कि रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? इसमें हम लोगों को क्या बताना है, कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि गुजरात में स्थित नहीं था। तो इसे देखेंगे कि क्या ये लोथल था, दैमाबाद, सुरकोटदा या फिर धौलावीरा। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा और इसका आंसर हमें वहाँ पर मिल गया है। तो कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो लोथल जो है ये भी गुजरात में स्थित है, सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित है और धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। लेकिन दैमाबाद जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम भाग है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम भाग जो है वो दैमाबाद है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है और यहीं से रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो ये क्या सर जॉन मार्शल थे, आर डी बनर्जी थे, ए कनिंघम थे या फिर दयाराम साहनी थे?
तो सबसे पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के निशान को खोजा था? तो ये ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है। इन्होंने कब इस सभ्यता के निशान की खोज की थी? तो इन्होंने 1872 में खुदाई के दौरान इस सभ्यता के निशानों की खोज की थी, लेकिन ये उस समय इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर संबंधित नहीं है होगा। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वॉट्स और दयाराम साहनी। तो इनमें से कौन है जो कि संबंधित नहीं है? तो सर जॉन मार्शल भी इसमें संबंधित है, आर.डी. बनर्जी भी संबंधित है और दयाराम साहनी भी संबंधित है, लेकिन एम.एस. वॉट्स जो है ये संबंधित नहीं है। मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल जो है वो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या ये खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है या फिर सिंध में है? तो मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो की प्राचीनतम सभ्यता का जो स्थल है वो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सिंध के लारकाना ज़िले में है। किस में है? तो सिंध के लारकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो जो है ये है। और ये किस में पड़ता है? तो ये पाकिस्तान के प्रांत में पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला जो होता है ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक दाढ़ी वाले पुजारी की जो है वो प्रतिमा प्राप्त हुई है। एक दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है। और यहाँ से राजा की एक आकृति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से राजा की एक आकृति भी मिली है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पृष्ठ किंग की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। पृष्ठ किंग यानी कि जो राजा की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो पृष्ठ किंग की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। तो इन चीज़ों को, ये जो छोटे छोटे चीज़ बताए जा रहे हैं, तो इन सबको नोट करते चलिए। इसमें से बहुत से ऐसे चीज़ होंगे जिसकी जानकारी नहीं होगी आप लोगों को। तो जो भी चीज़ आप लोगों को नहीं पता हो, जो भी चीज़ नया लगता हो, तो उस चीज़ को क्या करना है? नोट करते हुए चलना है। हड़प्पा स्थल आमरी कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा स्थल आमरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, सिंध में है या फिर गुजरात में है? हड़प्पा स्थल आमरी कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र, राजस्थान, सिंध या फिर गुजरात कहाँ पर स्थित है? तो आमरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आमरी जो है ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। हड़प्पा स्थल आमरी जो है ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो क्या पसंदीदा शहर होता है? क्या होता है? पसंदीदा शहर, मृतकों का टीला, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। क्या होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ? यहाँ पर इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिंधी में, यानी सिंधी भाषा में अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मृतकों का टीला होता है। बस यहाँ पर एक चीज़ जोड़ा है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। किस देश ने, यहाँ पर है, किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है? किस देश ने कहा है ऐसा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या बांग्लादेश ने कहा है, भूटान ने कहा है, चीन ने कहा है या पाकिस्तान ने कहा है? तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचने वाली चीज़ है कि नर्तकी की प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। एक चीज़ और देखते हैं, नर्तकी की प्रतिमा किस चीज़ से बनी हुई थी?
तो कांसे की बनी हुई थी। नतर्की की प्रतिमा कांसे की बनी हुई थी। ये कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध में, यानी पाकिस्तान के सिंध में है, पाकिस्तान में है वर्तमान में। तो इसे लौटाने के लिए कौन कहेगा? तो इसे लौटाने के लिए पाकिस्तान कहेगा। कौन कहेगा? पाकिस्तान कहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन डैश है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो डैश है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो क्या है? विशाल स्नानागार है, महान धरनागार है, सस्तंभ हॉल है, या फिर 2 मंजिला मकान है। कौन सा है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वो क्या है? महान धरनागार है। क्या है? महान धरनागार है। इस महान धरनागार को अन्नागार भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या है? तो महान अन्नागार या फिर महान धरनागार होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि अगर मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन पूछे तो वहाँ का महान अन्नागार होगा, लेकिन अगर पूछे कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो सबसे बड़ा अन्नागार जो है ये हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। या फिर मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ये हड़प्पा में प्राप्त जो अन्नागार था वो था। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम लोग कि मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो हम लोगों को बताना है कि कालीबंगा कहाँ, पाकिस्तान में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, या गुजरात में है। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा की अगर हम लोग बात करें तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की। अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में कालीबंगा की खोज की। उसके बाद बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। अब हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा की खुदाई जो हुई थी वो 5 चरणों में हुई थी। कब हुई? कितने चरणों में हुई थी? तो कालीबंगा की खुदाई जो है ये 5 चरणों में की गई थी, जिनमें से प्रथम द्वितीय जो स्तर है वो सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन स्तर का था। प्रथम और द्वितीय जो था वो सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन स्तर का था, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो था वो सिंधु सभ्यता के समकालीन का माना जाता है। तो कालीबंगा की जो खुदाई है वो कितने स्तरों पर की गई थी? तो 5 स्तरों पर की गई थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा को अगर हम लोग बात करें तो ये हड़प्पा संस्कृति के अन्य केंद्रों को अनाज, मणके तथा तांबा भेजता था। अनाज, मणके तथा तांबा भेजता था। ये कालीबंगा से तांबे से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं, और हथियार और मूर्तियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि कालीबंगा में किन औजारों का निर्माण किया गया था, तो यहाँ पर औजार की अगर बात की जाए तो स्टीटाइल सील और टेराकोटा सील भी यहाँ पर पाए गए हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेसोपोटामिया के मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं कालीबंगा में, जिससे ये चीज़ स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया के साथ में यहाँ पर व्यापार होता था। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है, लेकिन अगर पूछ दे कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो कालीबंगा जो है ये वर्तमान के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो कि प्राचीन में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। किस हड़प्पा स्थल से जुताई से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पाई स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यानी कि खेतों के जुताई के साक्ष्य जो हैं वो किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, कालीबंगा से, या फिर हड़प्पा से। तो हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो कालीबंगा से जो है ये जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कालीबंगा में अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। जुताई की साक्ष्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जुताई की से यानी कि हल से खींची हुई रेखा यहाँ पर प्राप्त हुई है, जो कि 2 सिरों में प्राप्त हुई है, जिससे ये चीज़ पता चलता है कि कालीबंगा में एक साथ में 2 फसल उगाए जाते थे, यानी 2 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य जो हैं
वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो एकमात्र स्थल है जहाँ से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन सा है? कालीबंगा है। और कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो जल्द ही आएगा, आप लोग बस वीडियो के साथ में बने रहिएगा, चैनल के साथ में आप लोग बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों को कैसा लगा, किस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, तो इस चीज़ को आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।